दिल्ली के भाजपा हेडक्वार्टर में पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हो रहा है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के प्रमुख नेता बैठक में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी में चल रही अंदरूनी गुटबाजी और इस साल 4 राज्य महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की ये पहली बड़ी बैठक है जिसमें भाजपा के सभी मुख्यमंत्री अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। तो बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री अपने काम का हिसाब किताब दे रहे हैं। उन्हें पार्टी की ओर से एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताने को कहा गया है, साथ ही उन योजनाओं को भी बताने को कहा गया है जिसे वो लागू नहीं कर पाए हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, सबसे पहले बात करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम की। क्या कुछ आज उनके कार्यक्रम है? जी बिल्कुल चारू, बताना चाहूंगा जिस तरह से आज मुख्यमंत्री परिषद की दूसरे दिन दूसरी बैठक है जो हो रही है। कल भी एक बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरी बैठक ली थी और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक ले रहे हैं जिसमें संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, खासकर की विकसित भारत 2047 की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है, जिसको लेकर पूरी ये बैठक है। दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से पूरी जो बैठकें बुलाई गई है, क्योंकि संगठन की बैठक अपने आप में अहम हो जाती है। जिस तरह से कल जो 2 बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी अपने आप में अहम थी और यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपना पूरा पक्ष रखा था। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिकल्पना की है विकसित भारत 2047 की, वही तस्वीर यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान 2047 की रखी है। ज्योति, आपसे जानना चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बैठक ले रहे हैं, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, खासकर की संगठन मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे? बिल्कुल, देखिए मनोज, आज की जो ये बैठक है मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, आज दूसरा दिन है इसका और तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ लीडर, साथ ही साथ संगठन के कुछ मंत्री को भी आज बुलाया गया है। आज की ये बैठक देखिए, क्योंकि इसमें संगठन मंत्री और कुछ प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक। राजस्थान के लिहाज से बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम और सीएम इस बैठक में मौजूद है। देखिए, कल भी कहा था मैंने कि प्रेजेंटेशन देनी है मुख्यमंत्रियों को अपने अपने राज्यों की उपलब्धियों को लेकर, कौन कौन सी उपलब्धि उन्होंने सरकार बनने से लेकर अब तक की है, वो उपलब्धियों के बारे में बताना था। साथ ही साथ विकास की योजनाओं को लेकर जानकारी देनी थी कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिन्हें वो प्रदेश में चला रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को भी प्रेजेंटेशन देना है। कल भी देखिए उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं जो है प्रदेश में लागू करी हैं, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजना है, चाहे वो आयुष्मान योजना की बात कर ले, कृषि योजना की बात कर ले, तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिन्हें लेकर उन्होंने जानकारी दी। आज भी देखिए जो है सूत्र में तो जानकारी दे रहे हैं, आज की बैठक में भी वो एक बार फिर से ब्रीफ करेंगे, ब्रीफली डिटेल में जो है ब्रीफ करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं। और इसके साथ ही साथ 100 दिन का जो कार्यकाल है जो कि पूरा होने वाला है केंद्र सरकार में, उसे लेकर जो टारगेट दिया गया था, उसे लेकर राजस्थान में कौन कौन से जो काम है वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम बिंदु हैं जिन्हें लेकर चर्चा की जाएगी। संगठन मंत्री भी पहुंच रहे हैं और थोड़ी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय, तो उसे लेकर भी यहाँ पर अब थोड़ी देर में देखिए बैठक स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद 11 बजे देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, मन की बात का कार्यक्रम। तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ये जो वरिष्ठ लीडर्स जो पहुंचे हुए हैं, सीनियर लीडर्स, ये मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे। और उसके बाद आज की इस बैठक का जो समापन है देखिए वो समापन हो जाएगा। और क्योंकि देखिए हर साल इस तरीके की बैठक होती है और ये जो बैठक साल में एक बार होती है मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, इस बैठक में संगठन से सरकार के बीच का जो तालमेल होता है वो विकास की योजनाओं को लेकर मेन फोकस देखिए 2 रहते हैं। पहला विकास को लेकर रहता है, दूसरी बात करें तो सरकार और संगठन के बीच में तालमेल मिलाकर, क्योंकि देखिए अभी भी कई राज्यों में ऐसी बातें आई हैं जहां पर सरकार और संगठन के बीच में तालमेल नहीं हो पा रहा है। यूपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और यूपी में भी देखिए कह दिया गया है, हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी दी है कल की बैठक में साफ कर दिया है, 2 टुक में जवाब दिया गया है कि जो सीएम और डिप्टी सीएम काम कर रहे हैं उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बात सामने निकल के आई है। राजस्थान के लिहाज से देखिए ऐसा कुछ नहीं है, संगठन और सरकार के बीच में सही तालमेल चल रहा है। बीच में थोड़ी सी उठापटक देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद भी जो
फीडबैक है लगातार जेपी नड्डा लेते हुए रहते हैं। पीएम मोदी से भी देखिए मुख्यमंत्री मिले थे, तो देखिए फीडबैक लगातार लिया जा रहा है राजस्थान को लेकर। अब क्योंकि देखिए 6 महीने हो चुके हैं सरकार को, 6 महीने में कौन कौन सी उपलब्धि रही है, विकास की कौन कौन सी योजना है और आगे क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में उपचुनाव भी है। उपचुनाव 5 सीटों पर है और उन 5 सीटों को जीतना बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा जो यूं कहे कि देखिए आसान रहने वाला है, ये कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष बनकर उतरती हुई दिखाई दे रही है प्रदेश में। और इसीलिए अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए हैं और आज सुबह ही देखिए राज्यपाल की भी नई नियुक्ति हुई है, तो ऐसे में देखिए नए सिरे से एक नए बदलाव की जो लहर है प्रदेश के अंदर वो दिखाई देगी। और अब क्योंकि देखिए मूल वर्ग के ओबीसी मूल वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष है, तो ऐसे में जातीय समीकरण को एक साथ लेकर प्रदेश के अंदर बीजेपी को नई मजबूती के साथ उतारना, संगठन सरकार के साथ तालमेल करना, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो राजस्थान के समेत तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, फिर चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात कर ले, वो भी जो है तमाम इस तरीके के मुद्दों को लेकर पूरा ब्रीफ करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूल मंत्र देंगे अपना, क्योंकि हर एक बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक मूल मंत्र देते हैं, सभी मुख्यमंत्रियों को देते हैं और उसके बाद अपने अपने राज्यों में जाकर कार्य को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे सारे। मूल मंत्र की आप बात कर रही हो, जिस तरह से कल की जो बातें सामने आई थी, ऐसा नहीं लगता कि प्रदेश के विकास के लिए या देश को विकास देने के लिए प्रधानमंत्री की एक सोच है कि जितने भी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको फ्री हैंड किया जाए, जिससे कि प्रदेशों का विकास अच्छी तरीके से हो सके? देखिए, जहां तक फ्री हैंड देने की बात आई है, तो देखिए पीएम मोदी वक्त वक्त पर संगठन के मंत्रियों के साथ, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सभी के साथ बैठक करते हुए दिखाई देते हैं। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस चीज की कमान संभाले हुए दिखाई देते हैं। जरूरत पड़ती है तो गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में रहते हैं। तो देखिए फीडबैक हर राज्य का लिया जाता है, फिर चाहे राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, और सारा फीडबैक रहता है शीर्ष नेतृत्व के साथ और उसी फीडबैक के साथ आगे की जो गाइडेंस है वो दी जाती है। जहां तक फ्री हैंड की बात कही जाए तो देखिए मनोज जी, सारे मुख्यमंत्रियों को फ्री हैंड ही रहता है, बस यहाँ से देखिए जो एक प्रोसेस होता है या यूं कहे कि रणनीति जो होती है वो सब मिलकर बनाते हैं, उसके बाद प्रदेश में जाकर उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और स्टाइल ऑफ वर्किंग अगर हम बीजेपी की कहें तो वो हमेशा से ही डिफरेंट रहा है और इसी स्टाइल ऑफ वर्किंग के चलते बीजेपी अभी तक अगर हम बात करें तो इतने सारे राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई है। और अभी भी देखिए आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कई राज्यों में, हरियाणा की बात कर ले हम और भी राज्यों की बात कर ले तो वहां पर आगामी विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को भी जीतना है तो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत होनी है, किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जानी, तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बातचीत होगी। ज्योति, अभी आपने एक बात कही मूल मंत्र देने की, मुख्यमंत्रियों को मूल मंत्र दिया जाएगा। यहाँ तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, इसके साथ संगठन के मंत्री भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं मूल मंत्र जो कोशिश है सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठाने की है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता और यानी कि सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बिठाना है, क्योंकि देखिए बीच पे लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया जिसे लेकर कई सारी समीक्षा बैठक हो चुकी है और आज की इस बैठक में भी समीक्षा हो रही है। उन समीक्षा में देखिए क्योंकि ये एक जो पूरा सर्वे करवाया गया बीजेपी की तरफ से, तो उसमें एक मेन कारण रहा कि जो संगठन और सरकार के बीच में सही तालमेल नहीं हो पाया। फिर चाहे हम टिकट के वितरण की बात कर लें, उस दौरान भी सरकार और सत्ता के बीच का जो तालमेल है वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। तो अब यही कोशिश रहेगी बीजेपी की कि ऐसा कुछ ना हो और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि संगठन और सरकार के बीच में सही तालमेल जो है वो देखने को मिले और प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर भी यही कोशिश की जाएगी। और अब तो देखिए संगठन में बदलाव भी हुआ है, तो वो बदलाव कितना कामयाब होता है, सही दिशा की तरफ कार्य हो और उपचुनाव की जो सीटें हैं वो जीतकर बीजेपी आए, ताकि राजस्थान के मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी तौर पे वो निभा पाए। ज्योति, अभी आपने एक बात कही, सही दिशा देने की बात। सही दिशा देने के साथ साथ सही दशा जो कि हम परिकल्पना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वर्ष 2047 की परिकल्पना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी विकसित राजस्थान 2047 की बात कही है, उसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, खास करके विकसित भारत को लेकर? देखिए विकसित भारत की हम बात करें तो सबसे पहले देखिए बीजेपी का एक ही है, अगर हम बोले तो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं। कल भी देखिए जब नीति आयोग की बैठक हुई तो उसमें दृष्टिकोण का जो पत्र था उस पर डिस्कशन हुआ और अभी भी बीजेपी की जो भी बैठक होती है उसमें विकसित भारत 2047 तक का जो ड्रीम है यूं कहे बीजेपी का,
उसको पूरा करने के लिए तमाम दिशा जो निर्देश है वो दिए जाते हैं। ऐसे ही इस बैठक में भी जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे काम होगा। राजस्थान के अंदर देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे, अगर जातीय समीकरण की ही हम बात कर लें तो देखिए उसे भी साधने की कोशिश की जा रही है। और इस बात की जो ये कवायद है ये तेज हुई है लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद, क्योंकि मिशन 25 लेके बीजेपी चल रही थी। मिशन 25 कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद से ही लगातार जो सर्वे करवाए गए थे बीजेपी की तरफ से वो रिपोर्ट्स आने के बाद फिर चाहे जेपी नड्डा की बात करें, और देखिए लगातार जो राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने मुलाकात करी जेपी नड्डा से। अरुण चतुर्वेदी की बात कर ले, उन्होंने भी मुलाकात करी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी, जेपी नड्डा से मुलाकात करी। तो ऐसे संगठन के लगातार जो लीडर्स हैं उन्होंने मुलाकात करके फीडबैक दिया है सरकार का कि पिछले 6 महीने में क्या कुछ रहा है। तो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग वो पूरा जो फीडबैक है, जो पूरी रिपोर्ट है वो पीएम मोदी के पास है और हर स्टेट की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान की है, हर स्टेट की है। संगठन सरकार के बीच में कहां पर अच्छा तालमेल है और कहां पर अच्छा तालमेल नहीं है, किन कारणों की वजह से नहीं है, वो कारण पर भी जो जोर दिया जा रहा है। और कोशिश यही रहेगी पीएम मोदी की, वो मूल मंत्र यही रहे कि जीतना भी है, सही साथ तालमेल भी रहना है और केंद्र सरकार के सहयोग के साथ राज्य सरकार को आगे बढ़ाना है, ताकि ये जीत जो है इस जीत को आगे भी तब्दील कर सके जीत में। सीटें कम नहीं होनी चाहिए, सीटें अब ज्यादा आनी चाहिए और इसके लिए बीजेपी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कमर कसती हुई दिखाई दे रही है और बैक टू बैक वो मीटिंग इस बात का उदाहरण है। मनोज ज्योति, एक अहम सवाल अपने आप में बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है अचानक करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी एक्शन लेते हैं अचानक लेते हैं। जिस तरह से राजस्थान की बात की जाए, अचानक कोई कह भी नहीं सकता था कि आज राजस्थान का नया भाजपा का अध्यक्ष आ जाएगा, आज नया राज्यपाल आ जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बनता है वो ये है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, अब पूर्णकालिक जो अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कब तक नया नाम आ सकता है सामने और कौन हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो देखिए बहुत सारे नाम हैं और मीडिया की सुर्खियों में जब भी वो नाम चलते हैं तो देखिए बीजेपी चौंकाने वाला फैसला लेकर आती है। हालांकि इस बार मीडिया में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मदन राठौर का नाम चल रहा था और मदन राठौर बन गए, है ना, वो बन गए। तो यहाँ पर बीजेपी ने चौंकाने वाला नहीं लिया, क्योंकि ये पहले से ही सूत्र जानकारी दे चुके थे कि इस बार प्रदेश की कमान अगर कोई संभालेगा बतौर अध्यक्ष के तौर पर तो वो कोई ओबीसी मूल वर्ग का ही होगा। अब ओबीसी मूल वर्ग का है क्योंकि ये जाहिर तौर पे बात है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जाट समुदाय से सतीश पुनिया ने कमान संभाली, उसके बाद ब्राह्मण समाज से कमान संभाली सीपी जोशी ने, तो अब ओबीसी समाज को भी संभालना था। अब जातीय समीकरण लोकसभा चुनाव के बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अब इसीलिए संभाले। अब बात करें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो देखिए बीजेपी राजस्थान से भी कई सारे नाम इसमें आ रहे थे। ओम माथुर का भी नाम आ रहा था, हालांकि अब ओम माथुर को राज्यपाल बनाकर जो है नियुक्त कर दिया है, तो अब वो तो इस रेस से देखिए लगभग पूरी एक सवाल बीच में ज्योति बनता है, बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की आ रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो हमेशा साउथ यानी दक्षिण भारत को वरीयता दी जाती है। क्या लग रहा है अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दक्षिण भारत से होगा या उत्तर भारत से होगा? देखिए, दक्षिण भारत से होगा या उत्तर भारत से होगा ये तो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वही जानते हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त जो जोर है ना मनोज, वो हिंदी पट्टी वाले राज्यों पर ज्यादा है। मेरा सवाल ज्योति इसीलिए आपसे था कि एक लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी को कवर कर रही हो और दिल्ली के दिल को भी अच्छी तरह से जानती हो। जो निर्णय आते हैं काफी चौंकाने वाले आते हैं और अब की बार जिस तरह से आप कह रहे हो हिंदी को साधने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तर भारत से होगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम जानकारों के अकॉर्डिंग बात करें या ये मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो देखिए हिंदी पट्टी पे जोर इसलिए भी है क्योंकि अगर यूपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी यानी कि हिंदुत्व वाली सरकार, अब ये जो हिंदुत्व वाला जो फॉर्मूला है, जो फैक्टर है, वो अयोध्या की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें तो देखिए वहां पर जो है बीजेपी ने अपनी जो सीट है वो खो दी है। तो देखिए ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि अगर बीजेपी पर जनता भरोसा करती है तो हिंदुत्व वाले जो ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी को डेफिनेटली 100% जीत मिलनी थी, तो फिर किन कारणों की वजह से बीजेपी हारी? तो अयोध्या हो गया, बद्रीनाथ हो गया। तो देखिए अब इसीलिए ये 2 सीट के कारणों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी जरूर इस फॉर्मूले पे काम कर रही होगी कि हिंदी पट्टी वाले राज्य से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान
सौंपी जाए किसी राज्य के, क्योंकि साउथ की बात करें तो साउथ में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है बीजेपी को, क्योंकि पिछले बार के अकॉर्डिंग बात करें रिजल्ट की तो बहुत ही कम सीटें थी। इस बार उभर रही है दक्षिण भारत की तरफ बीजेपी उभर रही है, लेकिन दक्षिण भारत में जिस तरीके से उभर रही है ऐसे में हिंदी पट्टी वाले राज्यों को भी साधना है, वहां से पीछे नहीं हटना है। तो देखिए अभी तक जो चांसेस है वो यही है कि हिंदी पट्टी वाले राज्य से किसी को कमान सौंपी जा सकती है, और ये भी हो सकता है कि राजस्थान से ही वो वरिष्ठ नेता हो जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जाए। देखो, आपने जो बात की है क्या खोया और क्या पाया, इन दोनों के बीच में जो खाई है उसको पाटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा प्रदर्शन करती है, सपा इस बार प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन बसपा जो अच्छा प्रदर्शन करती आई थी और जिसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता था वो उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला। बसपा बिल्कुल कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसका जो सीधा लाभ है सपा को मिला और नुकसान भाजपा को हुआ है। तो क्या वो पूरी जो खाई है, क्या खोया और क्या पाया, उसको पाटने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी हमेशा से ही कमर कसती हुई दिखाई देती है, और देखिए बाकी सारी पार्टियों की मैं बात कर लूं, कांग्रेस की बात करूं, सपा की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, तो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से कुछ ही महीने पहले ही ये सारी पार्टियां सोकर जागती हैं। लेकिन बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो चुनाव से 6 महीने 1 साल पहले ही तैयारियां करना स्टार्ट कर देती है, और यही वजह है कि इनके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन जो इनके पास कहे कि जो प्लान होते हैं वो रेडी रहते हैं। चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री को, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो राजनीति के हर एक राज्य के जो जमीनी हकीकत है उसे तलाशते हुए सर्वे कराते हैं, उसके बाद फीडबैक लेते हैं, फीडबैक के बाद किसे का कौन सी जिम्मेदारी देनी है, संगठन में के बदलाव की बात करें या सरकार की बात करें, तो वो सारी चीजें लेकर चलते हैं। अब जाहिर तौर पर अयोध्या वाली सीट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अयोध्या वाली सीट पर समीक्षा नहीं होगी, कई बार समीक्षा बैठक हुई है, किन कारणों की वजह से वो भी हुआ है, और ऐसा फ्यूचर में दोबारा ना हो इस बात की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। मनोज, देखो ज्योति, एक सवाल है, अहम बन जाता है अपने आप में, जिस तरह से प्रधानमंत्री का खास करके हमेशा एक्शन मोड में रहते हैं। जिस तरह से आप कह रही थी कि अभी जो और पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम पार्टियां हैं पूरे देश में, वो 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने पहले एक्शन में आती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो हमेशा ये देखने को मिला है कि हमेशा चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है, एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी रहती है। आए दिन देखने को मिलता है कहीं ना कोई बैठक होती हुई नजर आती है। तो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, हमेशा से ही रहती है, और क्योंकि हर 6 महीने बाद किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, और हर 3 महीने बाद की बात कर ले तो कहीं पर कोई पंचायती चुनाव चल रहा होता है, कहीं पर उपचुनाव चल रहे होते हैं। तो भाजपा का जो चुनावी मोड है वो कभी खत्म होता ही नहीं है, और हर जगह देखिए बैठक चलती रहती है। यहाँ तक कि शीर्ष नेतृत्व की भी बात करें हम मनोज, तो वहाँ पर बीजेपी नड्डा की आवाज़ पर भी देखिए कभी यूपी की बैठक चल रही है, कभी हरियाणा की बैठक चल रही है, कभी राजस्थान की बैठक चल रही है। तो हर एक स्टेट को लेकर साथ चलना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जेपी नड्डा के बाद ये जिम्मेदारी कौन संभालेगा ये खुद भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसे लेकर उनके दिमाग में तो जरूर कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। तो देखिए पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों में ये बात भी साफ हो जाए, क्योंकि जेपी नड्डा के पास अब कुछ ही दिनों का कार्यकाल बचा हुआ है, और हो सकता है कि 1 महीने के भीतर ही ये बात साफ हो जाए कि अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाले हैं, और जो भी होगा वो बहुत अनुभवी होगा। मनोज, बिल्कुल, जैसे कह सकते हैं, आपने कहा 1 महीने की बात की जा रही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये बात सामने आ रही है अचानक कि हमने सोचा भी न था और ये हो गया। ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी करने वाली है कि अचानक कोई नाम आएगा और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। हो सकता है उसमें महीने भर भी ना लगे, 2-5 दिन में हो जाए। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, क्योंकि पिछले देखिए अभी इसी हफ्ते की हम बात कर ले मनोज, तो देखिए देर रात प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट जारी कर दी जाती है। सुबह सोकर उठते तो देखते हैं कि राजस्थान के प्रभारी बदल गए, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, और अभी कल रात की बात कर लें तो देखिए राष्ट्रपति की तरफ से जारी कर दिया गया नोटिफिकेशन कि कई राज्यों के राज्यपाल जो है वो बदल दिए गए हैं। तो देखिए ये हो सकता है कि जो सोचा ना था वो हो गया, और ये भी हो सकता है, ये 1 महीने का तो मैंने आपको एक मैक्सिमम टाइम दे दिया, ये भी हो सकता है कि 24 घंटे 48 घंटे, क्योंकि ये बीजेपी है। ये भी संभव है कि कल हम जब सोकर उठें तो हो सकता है भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई दूसरा हो। देखिए
कुछ भी हो सकता है। ये बीजेपी है, ये बीजेपी में क्या कुछ ठीक है चल रहा मनोज, होता बहुत है, शुक्रिया ये आप सब दोनों का। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो आज दूसरा दिन है मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का, और आज संगठनात्मक मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी, रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की जाएगी।